25 जून 2024 आज पहला फंगीसाइड एप्लीकेशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इस ब्लॉक में। और यहाँ आप देख सकते हो कि हल्के फुल्के स्पॉट्स आने शुरू हुए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं कॉन्टैक्ट फंगीसाइड डाल रहा हूँ। और फंगीसाइड का यूज़ करते हुए मैं एक चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखता हूँ कि मैं जो भी फंगीसाइड करूँ उसमें इस लेवल के ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ। और ज़्यादातर कॉन्टैक्ट फंगीसाइड ग्रीन ट्रायंगल ही होते हैं, शायद कैप्टान को छोड़ के। मुझे आइडिया नहीं है, मैं कैप्टान नहीं करता हूँ। तो फंगीसाइड करते हुए आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान दें कि अगर आप कुछ भी थोड़ा हार्श फंगीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ब्लू ट्रायंगल है या फिर येलो ट्रायंगल फंगीसाइड में नहीं आता है, पॉइजन्स में आता है। तो और सिस्टेमिक फंगीसाइड्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि अपने को प्रोटेक्ट करें, मास्क अच्छे से लगाएं और अपने को कवर्ड रखें बॉडी को, क्योंकि इनका इम्पैक्ट फ्रूट के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद शायद ये ऑलमोस्ट इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा फ्रूट के अंदर भी और प्लांट के अंदर भी। बट आपको जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पे जो इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्पेसिफिकली ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकती है और भी डिफरेंट तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और काफ़ी ख़तरनाक बीमारियां हो सकती है अगर आप अवेयर नहीं हो कि आप कौन सा मॉलिक्यूल जो है इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सेफ़ फंगीसाइड का इस्तेमाल करें, क्योंकि कंडीशंस काफ़ी ह्यूमिड है, बारिश इतने अच्छे से आई नहीं है अभी तक और प्लांट्स अभी भी वीक है, उनको वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी पूरी नहीं हुई है। तो फंगीसाइड के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। और दूसरा, इस समय पे अगर आप बोरर या रूट रॉट की समस्या से गुज़र रहे हैं तो ये एक प्रैक्टिस मैं करता हूँ इस समय पे कि आप तौलियों को ऐसे पूरा खाली कर दें और यहाँ पे सनलाइट आने दें और कुछ भी गलने सड़ने ना दें आसपास में। तो ऐसे करने पे जो बीटल है वो लेइंग नहीं करेंगे तने के आसपास में। तो ये अभी क्लियर कर दिए गए हैं, मैक्सिमम क्लियर कर दिया गया है। उसके अलावा अगर आपकी समस्या ज़्यादा है बोरर से रिलेटेड या रूट रॉट से रिलेटेड, तो इस समय में तने के आसपास नीम की खल या नीम ऑयल को आप पानी में घोल के इस एरिया में 2-2 लीटर, अगर आप आधा लीटर नीम ऑयल एक ड्रम में मिलाते हैं तो आप 2 लीटर मिक्सचर की यहाँ पे आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं इसके आसपास में। उससे भी जो भी बीटल आएगा वो यहाँ तने के आसपास में लीक नहीं करेगा। और दूर की रूट्स अगर खा भी जाए बीटल तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, हमारे तने के आसपास में सेफ्टी रहनी चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल की जा सकती है, तने को खाली करना और पानी के स्लोप को ऐसे रखना कि तने के पास इकट्ठा ना हो और बाहर निकल जाए। तो ड्रेनेज का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें मॉनसून से पहले। और लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन था कि यूरिया और बोरिक एसिड के बारे में मेरा क्या ख़्याल है। मुझे लगता है कि यूरिया एक बढ़िया विकल्प है अगर हम नाइट्रोजन सोर्स की बात करें, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं बनते हैं 24 to 48 आवर्स के अंदर, तो फिर उससे माइट आने की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। और बोरोन का रोल होता है कैल्शियम मूव करने को, और ड्रॉट कंडीशंस में या हाई स्ट्रेस कंडीशंस में जब कैल्शियम सॉइल से मूव नहीं हो रहा होता है, एक ही जगह पे पड़ा रहता है, तो उसको आगे लेके जाने के लिए बोरोन जो है वो सहायक होता है। तो स्ट्रेस कंडीशन में दोनों ही हेल्प करते हैं, लेकिन यूरिया का
ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्पेसिफ़िकली सकिंग पेस्ट की, क्योंकि अगर वो कंप्लीट प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा और अमोनिया या फिर नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होके पेट के अंदर ही पड़ा रहेगा, तो फिर आगे चल के समस्याएँ आ सकती है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हो, क्या आपके ऑर्चर्ड में पानी की अवेलेबिलिटी है, मॉइस्चर रिटेन्ड है, आपने मल्चिंग की है, और कौन से न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया है, क्या आपने सैप एनालिसिस किया है या फिर टिश्यू एनालिसिस किया है, लीफ एनालिसिस करने के बाद क्या उसमें सल्फ़र अवेलेबल था। तो ये सब कंडीशंस देखने के बाद अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करो तो उसका फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज़ उसका नुकसान भी हो सकता है। उससे बेटर है कि आप नाइट्रोजन को एमिनो फॉर्म में डालो, एमिनो एसिड फॉर्म में, जिसको प्रोटीन में कन्वर्ट करना आसान होता है प्लांट के लिए। उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है स्पेसिफिकली ऐसी स्ट्रेस कंडीशन में। और उसके साथ साथ आप गुड़ डाल सकते हो। अगर अभी भी आपके प्लांट स्ट्रेस में है तो एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है कि आप एमिनो एसिड की स्प्रे करें। और सीवीड भी स्ट्रेस से कोप करने के लिए बहुत ही अच्छा एक ज़रिया है। अभी आपको अगर ये लग रहा है कि बारिश आ गई है और प्लांट का स्ट्रेस रिलीज़ हो गया है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें इतना जल्दी रिलीज़ नहीं होता है। जैसी कपिंग आप पाउडरी मिल्ड्यू के टाइम पे देख रहे हो, अगर वो कपिंग अभी भी आपको दिखाई दे रही है तो अभी भी प्लांट जो है वो हीट स्ट्रेस से बाहर नहीं आया है। क्योंकि अगर आपके कॉर्नर्स पे पाउडर नहीं है, यहाँ पे इस जगह पे अगर पाउडर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि ये पाउडरी मिल्ड्यू से ही होती है कपिंग, ये स्ट्रेस से भी होता है। लीव्स ऐसे जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसका मतलब है कि प्लांट को अभी स्ट्रेस है ऑलरेडी। और उसके लिए बेस्ट है कि आप न्यूट्रिशन एप्लीकेशन करें। माइक्रो न्यूट्रेंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि इस समय में सॉइल से एकदम से नहीं आ पाएगा ऊपर, सॉइल से ऊपर पहुंचने में टाइम लगता है कुछ भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में। तो फंगीसाइड के साथ साथ आप लोग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान दे सकते हो कि अभी प्लांट को क्या ज़रूरी है। और लीफ एनालिसिस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सॉइल टेस्ट से तो 1000 गुना इम्पॉर्टेंट है। और इस समय पे हमें करना चाहिए ताकि हमें एहसास हो कि हमारे प्लांट्स में जो हमने डाला था विंटर्स में या फिर अभी तक जो एप्लीकेशंस की थी वो प्लांट को अवेलेबल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ड्राई मैटर टिश्यू एनालिसिस करवाएं और उससे पता लगेगा कि कौन से न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है, तो आप उन न्यूट्रिएंट्स को डाल सकते हो ऑर्चर्ड के अंदर। वैरायटी सिलेक्शन की अगर बात करें तो अभी गेला में स्निको रेड बेहतरीन साइज़, और धीरे धीरे इसमें कलर तो आ ही जाएगा। अभी हार्वेस्ट में कम से कम 1 महीना है, थोड़ा और ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर प्रॉपरली हैंडल किया जाए तो बढ़िया रहेगा। और ये है अभी इस समय पे डार्क बैरन, ठीक है, अच्छा। अभी कुछ समय पहले तक ये ऑलमोस्ट साथ साथ चल रहे थे, बट अब स्निको जो है वो आगे निकल चुका है डार्क बैरन से। और बट कंपैरेटिवली मुझे डार्क बैरन में भी साइज़ लेने में उतनी समस्या नहीं लग रही है, क्योंकि डार्क बैरन की एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिप्रोडक्टिव है, तो क्रॉप के बाइनल होने के चांस काफ़ी कम है। साइज़ वाइज अभी डार्क बैरन ठीक ही चल रहा है।
और उसके अलावा एक और वैरायटी है टीरेक्स। ये प्लांट्स थोड़े वीक है, इनकी केयर नहीं इतनी हो पाई। एक्चुअली इसमें ड्रिप मिस हो गया था, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस टीरेक्स की भी अच्छी है। कलर वाइज भी बहुत बढ़िया है। तो गीला के स्ट्रेन्स जिस पे मैं काम करने की सोच रहा हूँ, तीनों मुझे ठीक लग रहे हैं। बट अगर मुझे सिलेक्ट करने को बोला जाए तो मैं स्टिल श्निको रेड के साथ जाऊँगा, क्योंकि उसमें साइज़ जो है वो बेटर आ रहा है। और यहाँ पे कुछ पुराने इम्पोर्टेड प्लांट्स है। इसमें क्रॉप थोड़ी ज़्यादा है, बट साइज़ अभी ठीक ही है। क्रॉप थोड़ा ज़्यादा होने के बावजूद भी ऊपर तक है, और अभी ट्रेलिस पे भी नहीं है प्लांट्स, तो परफॉर्मेंस वाइज ठीक ही लग रहा है। उसके अलावा मैं थोड़ा सा ऑफ वैराइटीज़ पे भी काम करता हूँ, जैसे ये किंग फूजी है। अभी ये साइज़ में काफ़ी छोटा लग रहा है, बट जब तक ये हार्वेस्ट को आएगा तो इसका साइज़ का इसमें बिल्कुल भी इशू नहीं होता है। हाँ, ये बाइनल ज़रूर जाता है। एक साल क्रॉप बहुत हैवी आती है और दूसरी साल क्रॉप काफ़ी कम आती है, तो उसके ऊपर मैनेजमेंट करना पड़ता है थोड़ा सा, प्रूनिंग से, थिनिंग से। किंग रॉट ये इनिशियली सायोन के लिए डिफरेंट वैराइटीज़ और डिफरेंट स्ट्रेन्स लेके आया था मैं, तो अच्छा है। इसमें रेड डिलीशियस के हिसाब से साइज़ भी अच्छा है, और कलर की भी इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक मैंने देखी नहीं है। और उसके अलावा एक और मज़ेदार मेरी फेवरेट वैरायटी है हनी क्रिस्प। ये लास्ट ईयर अनु फार्म से लिया है, यूएस से इम्पोर्टेड है। और इसमें यहाँ पे कहीं टैग हो सकता है कैमरून सिलेक्ट। कैमरून सिलेक्ट हनी क्रिस्प है। ये बट 10 के ऊपर है। लास्ट ईयर इसमें ड्रिप नहीं था, तो प्लांट्स काफ़ी वीक रहे, लेकिन इस साल बहुत अच्छी फेदरिंग आ रही है इसमें। यूएस के प्लांट्स में फेदरिंग होके नहीं आती है, आपको खुद करनी पड़ती है। बट इस वैरायटी की एक खासियत है इसका साइज़। हनी क्रिस्प में साइज़ बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट सैंपल है अभी कैमरून सिलेक्ट का मेरे पास। 2-3 फ्रूट्स लगे, और उसके अलावा एक और प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा हूँ। कुछ श्निको रेड के प्लांट्स इंपोर्ट किए गए थे, कुछ नहीं बहुत सारे थे, और ये कुछ और ही निकला है। साइज़ बहुत अच्छा है लेकिन कलर नहीं है। लेकिन कोई पता नहीं है कौन सी वैरायटी को दे दिया है, तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर से डिसाइड किया है कि मैं जो भी ऑर्चर्ड में अब वैराइटीज़ आ चुकी है या स्ट्रेन्स आ चुके हैं,
अपनी ही सायन वुड से आगे काम करूँगा, वो चाहे HDP पे जाएंगे या फिर नॉर्मल प्लांटेशन में। तो क्योंकि ये इम्पोर्टेड प्लांट का जो बिज़नेस है, ये कुछ रजिस्टर बिज़नेस नहीं है। आप के पास अगर कुछ भी समस्या आती है तो किसी को आप ढूंढ के मुश्किल से कुछ उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। और बीच बीच में कभी कभी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो प्लांट मटेरियल काफ़ी ऑर्डिनरी था, और उसके अलावा वैरायटी ही कोई ऐसी दे दी गई है स्निको रेड की बजाय, जिसमें कलर दूर दूर तक नहीं है। साइज़ बहुत अच्छा है। तो अभी ऑब्ज़र्वेशन में है, देखते हैं आगे क्या चलता है। ज़्यादा कैरेक्टर मेरे को जोना प्रिंस का लग रहा है, बट जो इससे पहले मेरे पास जोना प्रिंस आया है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जोना प्रिंस सिलेक्ट है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें पहले स्ट्राइप्स आते हैं, और इसके कंपैरेटिवली उस वैरायटी में कोई स्ट्राइप्स नहीं है। इवन दो उसकी स्किन टोन जो है इसकी तरह है, लेकिन मुझे सीरियस डाउट है कि वो जोना प्रिंस है। ये देखिए आप, जोना प्रिंस जो है काफ़ी डिफरेंट टेक्सचर वाला फ्रूट है। अब ये मैं कह नहीं सकता हूँ कि वो नॉर्मल जोना प्रिंस हो और ये जोना प्रिंस सिलेक्ट है, बट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा गोल्डन की तरह होता है, क्योंकि ये जोना गोल्ड से डिराइव किया गया है, तो थोड़ा सा गोल्डन का इसमें टेक्सचर आता है। तो अगर आप इस साल इंपोर्ट करने का सोच रहे हो प्लांट्स, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका वैरायटी सिलेक्शन जो है वो अच्छा हो, और जो आपके पास प्लांट मटेरियल आया है वो उसी वैरायटी का हो जो आपने इंपोर्ट करने की कोशिश की है।